नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है राजभाषा के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राजभाषा के बारे में और आज की हो जाती है हमारी पहली क्लास। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं राजभाषा। राजभाषा के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास जो है हो जाती है। और कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, चुनाव आयोग के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिसमें से ईवीएम के बारे में हम पढ़ रहे थे। ईवीएम के बारे में कुछ हमारे पॉइंट रह गए थे, हम पहले इनको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है दोस्तों राजभाषा को जो है स्टार्ट करेंगे। यानी हम पढ़ चुके थे कल, यानी जो ईवीएम होता है इसमें जो है दोस्तों कुल 4 वोटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती हैं, जिसमें अधिकतम 64 प्रत्याशियों के ईवीएम का प्रयोग जो है किया जा सकता है। और साथ ही एक ईवीएम में जो है अधिकतम 3840 वोट जो है डल सकते हैं। और साथ ही भारत में ईवीएम को नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी है और केन्या देशों को जो है बेचता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सारे पॉइंटों को हम पहले लिखेंगे और इसके बाद अच्छे से रिवीजन करेंगे। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ईवीएम की फुल फॉर्म। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये लिखेंगे दोस्तों। एक ईवीएम में अधिकतम, एक ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट डल सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत ईवीएम को नेपाल, भूटान, भारत ईवीएम को, भारत जो है ईवीएम को नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केनिया जैसे देशों को भेजता है, देशों को बेचता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ईवीएम का निर्माण। ईवीएम जो है कहाँ पर जो है ये बनते हैं, तो कहाँ पर जो है ईवीएम का निर्माण होता है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में जो है ईवीएम बनाया जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों ईवीएम का निर्माण जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में जो है बनते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को दोस्तों यहाँ पे ठीक से लिखेंगे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों जगह पर ईवीएम का निर्माण जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सरकार 2014 में जो है लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव में अधिकतम खर्च लोकसभा के लिए 40 लाख से 70 लाख जो है कर दिया गया है, जबकि छोटे राज्यों के लिए
54 लाख रुपए जो है कर दिया गया है। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम खर्च के बारे में। तो लिखेंगे दोस्तों, यानी 2000 सरकार 2000 द्वारा सरकार द्वारा सरकार द्वारा सरकार द्वारा 2014 में लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव में अधिकतम खर्च जो है लोकसभा के लिए 40 लाख से 70 लाख कर दिया गया है। कितना? 40 से 70 लाख जो है कर दिया गया। जबकि छोटे राज्यों के लिए जबकि छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसके 2 पॉइंट और रह गए हैं, पहले इनको लिखेंगे फिर एक साथ इनका रिवीजन कर लेंगे। यानी विधानसभा चुनाव के लिए 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख किया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव के लिए 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के लिए 20 लाख तय किया गया है। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों एवं पर्वतीय राज्यों के लिए 20 लाख रुपए तय किया गया है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है दोस्तों कंप्लीट। अब इसके बाद जो है हम इसका रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो है राजभाषा को अच्छे से समझेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ईवीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का फुल फॉर्म। तो एक ईवीएम में अधिकतम 3840 जो है वोट डाल सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही भारत जो है ईवीएम को नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी, केन्या जैसे देशों को बेचता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ईवीएम का निर्माण भारत में कहाँ पे होता है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में जो है ईवीएम का निर्माण किया जाता है। यानी इन दोनों जगह पर जो है ईवीएम का निर्माण जो है किया जाता है, बेंगलोर में और हैदराबाद में। सरकार द्वारा 2014 में लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव में अधिकतम खर्च कितना कर सकते हैं? तो लोकसभा के चुनाव में जो है 40 लाख से जो है बढ़ाकर 70 लाख रुपए का है जो है कर दिया गया। यानी 2014 से जो है जो लोकसभा के चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के यानी सांसदों के, तो उनमें जो है एक प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है? 70 लाख जो है खर्च कर सकता है, यहाँ पे ये कहा गया है। साथ ही जबकि छोटे राज्यों में जो है ये 54 लाख रुपए तक जो है खर्च कर सकता है एक प्रत्याशी। लेकिन आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च करते हैं, ये तो केवल यहाँ पे इतना बता रखा है। विधानसभा चुनाव के लिए जो है 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दिया गया। यानी जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, यानी तो इसमें जो है एक प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है? 28 लाख तक खर्च कर सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है।
पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं और पर्वतीय राज्य हैं, यहाँ पर जो है 20 लाख रुपए तय किया गया है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा ईवीएम से संबंधित, यानी चुनाव आयोग से संबंधित। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं राजभाषा के बारे में। तो हमारी राजभाषा कौन सी है, किस भाग में जो है राजभाषा को रखा गया है, कब राजभाषा को मान्यता मिली थी, इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में जो है चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा बोले तो ऑफिशियल लैंग्वेज। दोस्तों राजभाषा की यदि बात की जाए तो राजभाषा के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। राजभाषा होती क्या है? राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, यानी राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता था। और साथ ही दोस्तों यानी जब हम आज़ाद हो गए, यानी स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की राजभाषा किसको चुना गया था? तो भारत की राजभाषा जो है हिंदी को चुना गया था। अब कैसे कैसे जो है चुना गया था, तो इनके बारे में, यानी भारत की राजभाषा, तो संविधान सभा में जो है भारत की राजभाषा को लेकर जो है बहस हो जाती है। तो कितनी भाषाओं को लेकर बहस होती है? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदुस्तानी, 4 भाषाओं को लेकर जो है बहस होती है। और साथ ही मुंशी आयंगर फॉर्मूला के आधार पर जो है भारत की राजभाषा हिंदी को जो है चुना गया था। कब? 14 अक्टूबर नहीं, 14 सितंबर 1949 को जो है चुना गया था। अब मुंशी आयंगर फॉर्मूले के आधार पर क्यों चुना गया था? क्योंकि इन चारों में से जो है भाषा नहीं चुनी जा रही थी। तो मुंशी आयंगर ने कहा था जिस भाषा को ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं उसी को जो है भारत की राजभाषा जो है बना दिया जाए। तो इसलिए मुंशी आयंगर फॉर्मूले के आधार पर जो है भारत की राजभाषा हिंदी को बनाया गया था 14 सितंबर 1949 में। तो अब इनको सारे पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं। राजभाषा, राजभाषा की यदि बात की जाए दोस्तों, राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। राजभाषा बोले तो राजकाज की भाषा मतलब राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली प्रयोग की जाने वाली भाषा को जो है राजभाषा कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की राजभाषा जो है किसको चुना गया था, यानी किसको जो है बनाया गया था? तो लिखेंगे दोस्तों भारत की राजभाषा। भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा की यदि बात की जाए तो भारत की राजभाषा को लेकर जो है संविधान सभा में जो है डिबेट यानी बहस होती है। संविधान सभा में बहस यानी डिबेट जो है होती है। अब दोस्तों बहस यानी डिबेट की यदि बात की जाए तो ये कब होती है? तो लिखेंगे दोस्तों 14 सितंबर यानी 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 1949 तक जो है चलती है। कब तक? 14 सितंबर 1949 तक जो है ये डिबेट जो है चलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कितनी भाषाओं को लेकर जो है चलती है। तो ये 4 भाषाओं को लेकर जो है संविधान सभा में डिबेट होती है। तो लिखेंगे दोस्तों हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदुस्तानी। तो इन 4 भाषाओं को लेकर जो है संविधान सभा में जो है बहस हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जब ये बहस हो गई तो भारत की राजभाषा जो है कौन सी चुनी जाती है? तो लिखेंगे दोस्तों मुंशी आयंगर फॉर्मूला। मुंशी आयंगर फॉर्मूला के आधार पर भारत की राजभाषा
हिंदी को जो है मान लिया जाता है, हिंदी को मान लिया जाता है कब? 14 सितंबर 1949 को जो है मान लिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कब कब माना जाता है दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को जो है मान लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, यानी इसीलिए जो है भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब दोस्तों? 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। अब पहले हम इनका रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है राजभाषा को 4 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों राजभाषा की यदि बात की जाए तो राजभाषा का मतलब है राज काज की भाषा, मतलब राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा जो है कहा जाता है। अब दोस्तों स्वतंत्रता के बाद, यानी जब हम आज़ाद हो गए थे, तो उसके बाद जो है भारत की राजभाषा किसको बनाया गया था? तो भारत की राजभाषा को लेकर जो है संविधान सभा में बहस यानी डिबेट हो जाती है। और ये बहस जो है 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 1949 तक जो है चलती है। कितनी भाषाओं को लेकर जो है डिबेट हुई थी? तो 4 भाषाओं को लेकर, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदुस्तानी। इन 4 भाषाओं को लेकर जो है संविधान सभा में जो है डिबेट यानी बहस हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये चुनने में बड़ी मुश्किल आ रही थी कि भारत की राजभाषा जो है किसको बनाया जाए। तो यहाँ पर जो है मुंशी आयंगर फॉर्मूला के आधार पर जो है भारत की राजभाषा हिंदी को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। यानी मुंशी आयंगर ने कहा था कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग जो है कौन सी भाषा बोलते थे? तो आमतौर पर हिंदी को जो है बोलते थे। तो इसलिए जो है भारत की राजभाषा हिंदी को जो है बना दिया गया था। तो इसलिए पूछा जाता है कौन से फॉर्मूला के आधार पर जो है भारत की राजभाषा हिंदी को बनाया गया था? तो मुंशी आयंगर फॉर्मूला के आधार पर भारत की राजभाषा हिंदी को बनाया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। और इसीलिए जो है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों राजभाषा किस आर्टिकल में है, किस भाग में इसको रखा गया है, तो इन सभी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों 4 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। 4 भागों में जो है बांट कर पढ़ते हैं। तो कौन कौन से 4 भाग हैं? तो लिखते हैं दोस्तों संघ की भाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। और संघ की राजभाषा में कौन कौन से आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद, तो यहाँ पे 343 से लेकर 344 तक, 344 तक। और यदि बात करते हैं प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा की यदि बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे? तो आर्टिकल 345 से लेकर आर्टिकल 347 तक जो है इसमें पढ़ने वाले हैं राजभाषा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा। इसको जो है आर्टिकल की यदि बात करते हैं, आर्टिकल 348 से लेकर आर्टिकल 348 से लेकर 349 तक जो है पढ़ते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे विशेष निदेश की भाषा। तो लिखेंगे दोस्तों विदेश यानी विशेष निदेश की भाषा, विशेष निदेश की भाषा। अब इसको जो है आर्टिकल कितने में रखा गया? आर्टिकल 350 से लेकर आर्टिकल 351 तक जो है दोस्तों इसको रखा गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में। राजभाषा की यदि बात की जाए
तो इसको जो है संविधान के किस भाग में रखा गया है, भाग यानी पार्ट, तो भाग 17 में राजभाषा को रखा गया है। अब भाग 17 में आर्टिकल की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है हम पढ़ने वाले हैं राजभाषा में, तो ये आपको अच्छे से जो है पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले संघ की राजभाषा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा की यदि बात की जाए तो दोस्तों संघ की राजभाषा की हम बात करते हैं तो इसमें जो है आर्टिकलों की हम बात करते हैं। आर्टिकल 343 से लेकर 344 तक जो है पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, ये आपको अच्छे से जो है इसमें पता होना चाहिए। अब पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। राजभाषा, राजभाषा की यदि बात की जाए संघ की राजभाषा, तो आर्टिकल 343 से 344 तक इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 343 के 1 में जो है राजभाषा के बारे में बताया गया। राजभाषा हिंदी है और लिपि यानी स्क्रिप्ट की बात की जाए तो देवनागरी। और साथ ही दोस्तों हिंदी को जो है मान्यता कब मिली थी राजभाषा के रूप में, तो मान्यता 26 जनवरी 1950 को, लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू क्यों नहीं किया गया था, लागू जो है 15 वर्ष के बाद जो है इसको किया गया था, यानी 1965 में संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, यानी आर्टिकल 343 का 2 कहता है संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी का शासकीय प्रयोजनों के लिए जो है प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑफिशियल यूज जो है अंग्रेजी में किया जाएगा। और साथ ही राजभाषा, यहाँ पे एक राजभाषा अधिनियम 1963 आता है। ये कहता है इस अधिनियम के द्वारा 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग होगी, लेकिन अंग्रेजी भी जो है प्रयोग की जाएगी, इसको नहीं हटाया गया है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 आता है। ये कहता है कि इसके द्वारा जो है व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी को हटाने के लिए गैर हिंदी राज्य यानी नॉन हिंदी स्टेट की विधानसभा द्वारा जो है प्रस्ताव पास होना चाहिए, और इसी के बाद जो है इंग्लिश को हटाया जा सकता है। तो अब इसको यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखेंगे, फिर अच्छे से इनका रिवीजन जो है करेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 343 का 1, अनुच्छेद 343 के 1 की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो इसमें जो है किसके बारे में दोस्तों, राजभाषा के बारे में और लिपि के बारे में जो है बताई जाती है। तो हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। कौन सी दोस्तों, हिंदी हो जाती है। अब लिपि यानी स्क्रिप्ट की यदि बात की जाए तो क्या है, देवनागरी। क्या है दोस्तों, देवनागरी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदी को मान्यता कब मिली थी राजभाषा के रूप में, 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, लागू नहीं किया था, यानी मान्यता जो है इसको 26 जनवरी 1950 में ही मिल गई थी, लेकिन इसको जो है लागू नहीं किया गया था। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे ताकि आप सभी को पता लग जाए इसको जो है क्यों लागू नहीं किया गया था। तो लिखते हैं दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 343 के 2 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल 343 का 2 क्या कहता है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का शासकीय यहाँ लिखेंगे दोस्तों शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर जो है राजभाषा संशोधन अधिनियम जो है आता है। लिखेंगे दोस्तों राजभाषा अधिनियम आता है यहाँ पे, राजभाषा अधिनियम 1943, अधिनियम 1963। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये एक्ट जो है आया है। अब ये क्या कहता है तो इसके बारे में भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों, इसके द्वारा के द्वारा 26 जनवरी 1950 नहीं, यहाँ पे 1965 लिखेंगे, 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग होगी। क्या होगी दोस्तों? प्रयोग होगी, लेकिन अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा। अंग्रेजी का भी जो है प्रयोग किया जाएगा। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसको भी यहाँ पे हम लिख लेंगे और इसके बाद जो है अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 आता है, 1967। अब दोस्तों ये अधिनियम क्या कहता है? लिखेंगे दोस्तों, इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी को हटाने के लिए अंग्रेजी को हटाने के लिए गैर हिंदी राज्यों की विधान मंडलों द्वारा प्रस्ताव पास हो। विधान मंडलों द्वारा प्रस्ताव पास हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आर्टिकल 344 के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसको 4 भागों में बांट कर हम पढ़ते हैं। संघ की राजभाषा, इसमें आर्टिकल 343 से 344 तक पढ़ेंगे। प्रादेशिक भाषा, इसमें आर्टिकल 345 से 347 तक। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा, इसमें आर्टिकल 348 से 349 तक। विशेष निर्देश की भाषा, आर्टिकल 350 से 351 तक। राजभाषा को संविधान के भाग 17 में रखा गया है। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 343 से 351 तक हम राजभाषा में जो है पढ़ते हैं। अब सबसे पहले संघ की राजभाषा की यदि बात की जाए तो इसको जो है आर्टिकल 343 से 344 तक। अब यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 343 का 1 कहता है, इसमें राजभाषा क्या है? हिंदी है। लिपि क्या है? देवनागरी। अब दोस्तों हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो 26 जनवरी 1950 को जो है मान्यता मिल गई थी कि भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। लागू क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम अभी बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 343 का 2 कहता है, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का शासकीय प्रयोजनों यानी ऑफिशियल यूज जो है किया जाएगा। यानी हम जो है अंग्रेजों के गुलाम थे। तो यहाँ पे कहा गया है संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी का शासकीय प्रयोजनों के लिए जो है प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है राजभाषा अधिनियम 1963 आता है। इसके द्वारा यानी के द्वारा जो है 26
26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग होगी, लेकिन अंग्रेजी का भी जो है प्रयोग किया जाएगा। तो ये राजभाषा अधिनियम 1963 कहता है कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी जो है संघ की भाषा यानी संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग होगी, और साथ ही अंग्रेजी का भी जो है प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी को नहीं हटाया गया। अब यहाँ पे एक राजभाषा संशोधन अधिनियम आता है 1967 में। इसके द्वारा ये कहता है कि द्वारा व्यवस्था की यानी राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के तहत यह व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी को हटाने के लिए जो है गैर हिंदी यानी जहाँ पर जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे तमिल हो गया, मराठी हो गया, केरल हो गया, तो गैर हिंदी राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा जो है प्रस्ताव पास हो तभी जो है अंग्रेजी को जो है हटाया जा सकता है। लेकिन अब जो है जहाँ तक सवाल है अंग्रेजी नहीं हटेगी, अंग्रेजी जो है ऐसी साथ साथ जो है चलती रहेगी। तो ये कहा गया है यहाँ पे। ये सभी कुछ पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बाकी का जो बचा हुआ है राजभाषा से संबंधित, इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।